नमस्कार मित्रों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस विषय का मॉडल पेपर हल करेंगे, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसमें कितना समय लगेगा, कौन कौन सा आपके सिलेबस से आएगा और किस प्रकार के इसमें कौन कौन से भाग में प्रश्न आएंगे। इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आपको इस एग्जाम की तैयारी में फायदा मिल सके। सामाजिक विज्ञान के इस मॉडल पेपर को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये जो पेपर होगा आपके 3 घंटे और 15 मिनट का होगा। पहले जो आपके कोरोना काल में पिछले साल जो समय घटाया गया था उसको अब इस बार हटा दिया गया है और आपके पूरे सिलेबस में से पूरा पेपर आएगा और ये 80 अंकों का होगा। पूर्णांक इसका 80 अंकों का होगा। यहाँ पर आपको कुछ सामान्य नियम दे रखे हैं जिनको आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें सामान्यतः वही नियम दे रखे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। जैसे सभी प्रश्नों को हल करना है, आपको नामांकन उसमें लिखना है, उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है और अलग अलग खंडों में आपको प्रश्नों को हल करना है। खंड ए, सेक्शन ए में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ, जो आपको खंड ए में मिलेंगे। पहला प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको जो MCQ प्रश्न दिए गए हैं उनके सही विकल्प को चुन के आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें MCQ का, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? हमें बताना है गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। इस समझौते के तहत ही गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। दूसरा प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक थी, उसके लेखक महात्मा गांधी थे। तीसरा प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हुई। इस आर्थिक मंदी में यूरोपियन देशों के जो बैंक थे, ज़्यादातर बैंक दिवालिया हो गए और भयंकर आर्थिक रूप से मंदी छा गई थी, विशेष तौर से यूरोप और अमेरिका में। चौथा प्रश्न, भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र है वो जमशेदपुर में स्थापित किया गया। पांचवा प्रश्न, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बंगाल गजट पत्रिका का संपादन जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की करते हैं। छठा प्रश्न, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। सातवां प्रश्न, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है? तो सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। जो जिस समाज में जन्म लेता है उसको उसी समाज का हिस्सा मान लिया जाता है। आठवां प्रश्न, कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है? तो कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। नौवां प्रश्न, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है, यानी उपभोक्ताओं का जो शोषण होता है उसका मुख्य कारण, मूल कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशिक्षा। अशिक्षा उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है। 10वां प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता किस कारण होती है वो हमें यहाँ बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फसल उद्योगों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो फसलें होती हैं उनसे संबंधित उद्योगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता होती है। 11वां प्रश्न, एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग है, उसमें कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन है वो विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंध व तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार आपके MCQ के 12 प्रश्न आएंगे और 12 नंबर के ये प्रश्न होंगे। अब है दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये भी आपके 6 हो जाएंगे। तो 12 और 6, 18 प्रश्न आपके लिए एकदम इजी हो जाते हैं। उसका कारण होता है क्योंकि एक एक नंबर के होते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है आपके भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन रिक्त स्थान के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। तो इस रिक्त स्थान में आ जाएगा स्वदेशी। स्वदेशी की जो भावना थी, स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन।
दूसरा रिक्त स्थान है भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक रिक्त स्थान के नाम से जाने जाते थे। तो इस रिक्त स्थान में आ जाएगा गिरमिटिया। गिरमिटिया भारत से जो श्रमिक विदेशों में भेजे जाते हैं उनको गिरमिटिया नाम से जाना जाता था। अगला रिक्त स्थान है धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द रिक्त स्थान ने कहे। तो ये शब्द थे वो गांधी जी ने कहे थे। गांधी जी ने कहे थे कि धर्म को आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते, ये शब्द गांधी जी के थे। अगला रिक्त स्थान औसत आय को आय भी कहा जाता है। औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं। अगला रिक्त स्थान है भारत में करेंसी नोट जारी करता है। भारत में जो नोट जारी करने का काम है वो भारतीय रिजर्व बैंक है वो नोट जारी करता है, जिसको आप शॉर्ट में RBI भी कह सकते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। छठा रिक्त स्थान भारत में प्रतिवर्ष को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। रिक्त स्थानों के बाद अब तीसरा प्रश्न है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। तो यहाँ पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक दो पंक्तियों में देने हैं और ये सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे। पहला प्रश्न है इसमें 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखने वाले महाराष्ट्र की 2 महिलाओं के नाम लिखिए। हमें उन 2 महिलाओं के नाम बताने जिन्होंने 1880 के दशक में भारत की जो उच्च जाति की नारियां थी उनकी दयनीय स्थिति के बारे में लिखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ताराबाई शिंदे और रमाबाई। दूसरा प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युग था, कोई एक कारण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इस युद्ध में संसार के सबसे अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। जो औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र थे वो ही इस युद्ध में सबसे आगे संघर्ष कर रहे थे। तीसरा प्रश्न आदि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही औद्योगिक अवस्था को आदि औद्योगिकीकरण कहा जाता है। यानी जब फैक्ट्रियों की स्थापना होती उससे पहले उद्योगों की जो स्थापना हो गई थी उनको आदि औद्योगिकीकरण कहा गया है। चौथा प्रश्न जूट का क्या उपयोग है? तो इस प्रश्न में हमें बताना है जूट का क्या उपयोग है। इसका उत्तर हो जाएगा जूट का उपयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे व गलीचे आदि के निर्माण में होता है। तो इन सब चीज़ों के निर्माण में जूट का उपयोग होता है। पांचवा प्रश्न आपके अनुसार बाढ़ रोकने का एक उपाय बताइए। तो बाढ़ रोकने का हमें एक उपाय बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा बांध बनाकर बाढ़ को रोका जा सकता है। तो बाढ़ को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है बांध माना जा सकता है। छठा है व्यापार किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यों व देशों में व्यक्तियों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। सातवां प्रश्न क्षेत्रीय दल क्या है? क्षेत्रीय दल इसका उत्तर हो जाएगा संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले राजनीतिक दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। इसे राज्य या प्रांतीय दल भी कहते हैं। संघीय इकाई यानी जो संघीय सरकार है वहाँ पर एक इकाई यानी किसी एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई राजनीतिक दल कार्य कर रहा है तब वो राजनीतिक दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहलाएगा। आठवां है लोकतंत्र के कोई 2 लाभ बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रभावी और उपयोगी फैसले लेना। लोकतंत्र का सबसे अच्छा लाभ है कि जो फैसले लेंगे वो प्रभावी और उपयोगी होंगे। दूसरा लाभ हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा। 9वां है लोकतंत्र की 2 चुनौतियां लिखिए। लोकतंत्र के लाभ के बाद हमें 2 चुनौतियां बतानी है। लोकतंत्र की पहली चुनौती उन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं स्थापित करने की है जहां लोकतंत्र नहीं है। तो ये तो इसकी पहली चुनौती होगी। दूसरी चुनौती है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है। लोकतंत्र स्थापित तो हो गया लेकिन अगर उसको मजबूत करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 10वां है सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के अंदर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। तीनों क्षेत्र को यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से जो भी अंतिम उत्पाद या वस्तुओं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। 11वां है तृतीयक क्षेत्र से आप
क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक में उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। तो ये जो तृतीयक क्षेत्र है इसमें वो गतिविधियां शामिल है जो सीधे कोई चीज़ का उत्पादन नहीं करेगी, लेकिन जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनमें उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें सहयोग करेगी। 12वां है मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट है वो प्रकाशित की जाती है। अब आ गया खंड ब। इसमें हमें लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करना। प्रश्न संख्या 4 से 16 के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न संख्या 4 से 16 के जो उत्तर है हमें लघुत्तरात्मक रूप से देना और शब्द सीमा इनकी होगी 50 शब्द। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का हुआ, यानी 4 से लेकर 16 तक जो भी प्रश्न है उनके अंक है वो 2 होंगे। चौथा प्रश्न है रूमानीवाद क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था। इसने एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर बल दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूमानीवाद है वो एक सांस्कृतिक आंदोलन था, वो विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास लोगों में करना चाह रहा था। 5वां प्रश्न ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों विश्व युद्धों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने हेतु जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसे ही ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अंतर्गत दोनों विश्व युद्धों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी उसको सुनिश्चित किया गया था। 6ठा प्रश्न सुभेद्य जातियाँ क्या होती हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। सबसे पहले हमें सुभेद्य जातियों के बारे में बताना है, फिर उनके उदाहरण देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभेद्य जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती हैं और इनकी संख्या घटती रहती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि सुभेद्य जातियों में उन जातियों को रखा जाता है जो उन प्रजातियों के लिए जो विपरीत परिस्थितियाँ उनको अगर नहीं बदला जाता है तो इनकी संख्या और घट सकती है और ये संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो सकती हैं। और इनके उदाहरण हैं नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। यानी सुभेद्य जातियों में हम इन प्रजातियों को रख सकते हैं। नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी की डॉल्फिन है, ये इसके उदाहरण हैं। 7वां प्रश्न बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 लाभ बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा पहला इसका लाभ है इन परियोजनाओं पर बने बांधों के पीछे बनी झीलों में भारी मात्रा में वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है जिससे बाढ़ों पर नियंत्रण तथा मृदा का संरक्षण होता है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं का पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ है इन बांधों के जल ग्रहण क्षेत्रों को योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण कर वन्य भूमि का विस्तार किया जाता है जिससे परितंत्र के संरक्षण में सहायता मिलती है। ये इसका दूसरा लाभ हो गया बहुउद्देशीय परियोजनाओं का। 8वां प्रश्न रबी और खरीफ फसल किसे कहते हैं? हमें रबी और खरीफ की फसल के बारे में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है रबी की फसल वे फसलें जो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटी जाती हैं रबी की फसल कहलाती हैं। तो रबी की फसल की बुआई शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में की जाती है और ग्रीष्म ऋतु आते आते इनको काट लिया जाता है। उदाहरण है इनके गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि रबी की प्रमुख फसलें हैं। अब है खरीफ की फसल वे फसलें जो मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं खरीफ की फसल कहलाती हैं। तो खरीफ की फसलों की बुआई है वो मानसून के आगमन के समय की जाती है और सितंबर अक्टूबर में जब सर्दी आना शुरू होती है उससे पहले इनको काट लिया जाता है। चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। 9वां प्रश्न स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर।
जब व्यापारिक क्रियाएं भौगोलिक सीमाओं की परिधि में होती हैं तो इसे स्थानीय व्यापार या घरेलू व्यापार कहते हैं। भौगोलिक परिस्थिति यानी यह देश के अंदर ही अगर इनका व्यापार होता है तो वो स्थानीय या घरेलू व्यापार होता है। जबकि कोई देश अपनी सीमाओं से बाहर दूसरे देशों से व्यापार करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इस वीडियो में अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर समझ नहीं पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। 10वां प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था में के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। 11वां प्रश्न, किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह अपनी जरूरतों और परेशानियों के बीच संतुलन पैदा कर लोकतंत्र मजबूत करती है। 12वां प्रश्न, दबाव समूह और आंदोलन में अंतर समझाइए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें दबाव समूह व आंदोलन में अंतर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दबाव समूह और आंदोलन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। पहला अंतर हो जाएगा दबाव समूह का संगठन मजबूत होता है जबकि आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। तो जो संगठन की जो मजबूती है वो दबाव समूह में ज़्यादा होती है जबकि आंदोलन है वो ढीले ढाले होते हैं। दूसरा अंतर हो जाएगा आंदोलन में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं जबकि दबाव समूह में फैसले औपचारिक ढंग से लिए जाते हैं। तीसरा अंतर हो जाएगा दबाव समूह में फैसले आंदोलनों के फैसलों की तुलना में कम लचीले होते हैं, यानी एक बार फैसला ले लिया जाता है तो उसको बदलने की संभावना बहुत कम होती है दबाव समूह, जबकि आंदोलनों में इनको कई बार बदल भी दिया जाता है। चौथा अंतर है आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्ति भागीदारी पर निर्भर होते हैं जबकि दबाव समूह नहीं। 13वां प्रश्न, आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो। तो सबसे पहले मैं आर्थिक विकास के बारे में बताना है, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय की परिभाषा देनी है। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलता पूर्वक दोहन होता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार की स्थिति उत्पन्न होती है। वह प्रति व्यक्ति आय, देश की कुल आय को जब कुल जनसंख्या में भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है वह औसत आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय हम उस आय को कहेंगे जिसमें कुल देश की जो कुल आय है उसमें कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है और जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं वो प्रति व्यक्ति आय कहलाते हैं। अब राष्ट्रीय आय, किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश की पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय में हम अंतिम उपभोक्ता तक जो वस्तुएं उत्पादित होके जा रही हैं उसके अलावा पूंजीगत साधनों के जो विशुद्ध जोड़ है उनकी जो योग है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। 14वां प्रश्न, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में विभेद कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के मध्य निम्नलिखित अंतर है। तो पहला अंतर इनमें इस प्रकार है, खुली बेरोजगारी का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर कार्य करना चाहते हैं किंतु उन्हें रोजगार अथवा काम नहीं मिल पाता है, अर्थात वे पूरी तरह बेरोजगार रहते हैं। इसके विपरीत प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप पूरा काम नहीं मिल पाता है तथा वे रोजगार पर तो लगे होते हैं किंतु उत्पादन में उनका कोई योगदान नहीं होता है। यानी खुली बेरोजगारी में तो व्यक्ति रोजगार प्राप्त करना चाह रहा है लेकिन उसको किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में उसको रोजगार तो मिल पा रहा है लेकिन उस रोजगार के माध्यम से वो कोई नया उत्पादन नहीं कर पा रहा है, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाती है। दूसरा इनमें अंतर हो जाएगा, खुली बेरोजगारी स्थायी प्रकृति की होती है जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है। 15वां प्रश्न, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती हैं
इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली में देखने को मिलता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उसकी अतिरिक्त वस्तु लेकर उसे इच्छित वस्तु दे दें। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, आपने जो भी चीज़ का उत्पादन किया, जो भी वस्तु का उत्पादन किया है, आपकी आवश्यकता के अनुसार वो तो आप काम में ले लोगे, लेकिन जो आपके पास बच गई है वो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के दोगे जिसको उस वस्तु की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए किसान गेहूं बेचकर जूते खरीदना चाहता है तो उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो उससे गेहूं लेकर जूते दे दे। यह एक कठिन कार्य है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को समाप्त कर देती हैं। अब किसान के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वह ऐसे जूता निर्माता को ढूंढे जो न केवल उसका गेहूं खरीदे बल्कि साथ साथ उसको जूते भी बेचें। यानी वस्तु विनिमय तो क्या है, दोनों चीज, एक तो देने वाला होना चाहिए और एक लेने वाला होना चाहिए। लेकिन जब वही वस्तु विनिमय की जगह वस्तु विनिमय की जगह मुद्रा है वो मध्यवर्ती भूमिका निभाती है, तो जिसको आवश्यकता होगी वो मुद्रा दे के चीज़ खरीद लेगा और जिसको बेचने की आवश्यकता होगी वो बेच के मुद्रा प्राप्त कर लेगा। 16वां प्रश्न, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कई प्रकार से कर सकते हैं। वे किसी उपभोक्ता संगठन या दल का निर्माण करके अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं तथा अन्य उपभोक्ताओं को भी जागरूक बना सकते हैं। उपभोक्ता किसी उत्पाद या कंपनी के खिलाफ भी एकजुट होकर प्रदर्शन कर सकते हैं। उपभोक्ता पहले से चल रहे उपभोक्ता संगठनों से भी जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार उपभोक्ता है वो अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब अगला खंड है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। खंड 6 के जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर दीर्घ रूप में देने हैं। प्रश्न 17 से 20 के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 100 शब्द और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। 17 से 20 तक के जो भी प्रश्न हैं उनके प्रत्येक प्रश्न के अंक हैं वो 3-3 होंगे। तो 17वां प्रश्न है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदारवादी राष्ट्रवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा कानून के सामने सबकी बराबरी। इसकी प्रमुख राजनीतिक व आर्थिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशेषताओं में से पहले हम देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र की। तो 19वीं शताब्दी में राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रवादी स्वरूप की विशेषताएं। पहली विशेषता हो जाएगी राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। तो इसमें जो सरकार बनती थी वो सबकी सहमति से बनती थी। दूसरी विशेषता यह निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। तो ये पादरियों और निरंकुश शासन का तो विरोध करता, उसकी समाप्ति कर संसदीय प्रतिनिधि वाली सरकार की स्थापना का पक्षधर था। तीसरी इसकी विशेषता थी यह उदारवाद वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही देता था। ब में आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त उदारवादी राष्ट्रवादी स्वरूप की विशेषताएं। आर्थिक क्षेत्र में पहली विशेषता हो जाएगी उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्य बना देना चाहते थे। दूसरी विशेषता है वस्तुओं और पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त कर देने पर बल। यानी कोई भी चीज़ का आयात निर्यात किया जा रहा है तो उसमें राज्य का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा अगर आप इन प्रश्नोत्तर के नोट्स बनाना चाहते तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इन प्रश्नोत्तर को पढ़ सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 18, प्रश्न संख्या 18। संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधन है वो किसी देश या किसी क्षेत्र के विकास में किस प्रकार भूमिका निभाते हैं उसके पक्ष में हमें 3 तर्क बताने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं। भूमि, जल, वन, वायु, खनिज के बिना कोई भी कृषि व उद्योग का विकास नहीं कर सकता है। ये जो संसाधन है भूमि, जल, वन, वायु और खनिज, इनके बिना आपके न तो कृषि संभव होगी न उद्योग, और इनके बिना आपका विकास है वो कर पाना मुश्किल होता है। संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके पक्ष में 3 तर्क निम्नलिखित हैं। पहला तर्क हो जाएगा जल संसाधन का विकास में योगदान।
अगर किसी भी क्षेत्र में जल संसाधन की उपलब्धता पर्याप्त है तो उस क्षेत्र के विकास में यह संसाधन विशेष भूमिका निभाता है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय या कृषि कार्य करना हो तो उसके लिए जल की उपलब्धता आवश्यक है। कोई भी व्यवसाय करना हो या कृषि कार्य करना हो तो आपको उसके लिए जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता आवश्यक होगी। दूसरा तर्क है खनिज संसाधन का महत्व है। अगर किसी भी देश में खनिज संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त हो तो उस देश के विकास में खनिज संसाधनों का विशेष योगदान रहता है। इसकी सहायता से वहां पर उपलब्ध खनिजों से उद्योगों का विकास किया जा सकता है। खनिज संसाधन अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में है तो वहाँ का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा, क्योंकि खनिज संसाधनों के उपलब्धता के आधार पर ही आपके वहाँ पर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है, जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तीसरा तर्क है मानव संसाधन। मनुष्य भी एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। अगर किसी देश में योग्य व तकनीकी कौशल युक्त नागरिक हैं तो वह देश विकास करने में हमेशा अग्रणी रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए कुशल मानव संसाधन का होना आवश्यक है। 19वां प्रश्न, भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में राजनीति में जाति है, अर्थात भारतीय राजनीति में जातिवाद का अत्यधिक प्रभाव है। यथा पहला हो जाएगा इसमें उम्मीदवारों का चुनाव जातियों की संख्या के हिसाब से, उम्मीदवारों का चुनाव होता है वो जाति के संख्या के हिसाब से होता है। भारत में जब राजनीतिक दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करते हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखते हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए उस जाति के वोट पड़ सकें। दूसरा है सरकार के गठन में जातियों को प्रतिनिधित्व देना। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों के लोगों को उचित स्थान मिल सके। चुनाव के बाद अगर सरकार गठन की बारी आती तो वहाँ पर भी जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है। भारत में जाति के अंदर राजनीति है। भारत में जाति के अंदर भी राजनीति पाई जाती है। यथा पहला, देश के किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत में जो संसदीय चुनाव क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर एक ही जाति के लोग ज़्यादातर नहीं रहते हैं, तो एक जाति के अलावा भी आदमी को दूसरी जातियों के वोटों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उन समुदायों में भी अपना विश्वास, अपना भरोसा हासिल करना पड़ता है। दूसरा है कोई भी पार्टी किसी एक जाति के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। तीसरा बिंदु है अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने में कोई रोक नहीं सकता है। अगर एक ही जाति के ज़्यादातर लोग हैं तो दोनों पार्टियां या जितने भी पार्टियां चुनाव लड़ी वो अपना उम्मीदवार उसी जाति का खड़ा करने की कोशिश करती है। चौथा बिंदु है अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो सत्तारूढ़ दल के वर्तमान सांसदों और विधायकों को हार का सामना नहीं करना पड़ता, जबकि उन्हें अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। पांचवा बिंदु है एक ही जाति या समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, तो आर्थिक रूप से जो अंतर है उसका भी लोगों के वोट देने के विचार को प्रभावित करता है। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका के साथ साथ अन्य कारक भी अत्यंत असरकारक होते हैं, तो जाति को हम चुनाव में एक कारक नहीं मान सकते। उसके अलावा भी अमीरी गरीबी या लोगों की पसंद भी विशेष योगदान देती है, जिससे लोग अपनी पार्टी या अपने पसंद के नेता को चुनते हैं। 20वां प्रश्न, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसे संभव बनाने वाले कारक बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण का अर्थ। सबसे पहले हम वैश्वीकरण का अर्थ जानते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के बाजार एक बाजार के समान कार्य करता है। वैश्वीकरण में क्या है, विभिन्न देश हैं आपस में एक ही बाजार, पूरा विश्व एक बाजार बन जाता है और उसमें सामान खरीदा बेचा जाता है और आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले दो प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारक हो जाएगा इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का विकास।
सूचना प्रौद्योगिकी के तहत दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की सहायता से संपूर्ण विश्व में सरलता से संपर्क किया जा सकता है एवं व्यापार किया जा सकता है, जिससे वैश्वीकरण की गति तीव्र हुई है। तो जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर, उसके बाद वैश्वीकरण की गति है वो बहुत ही तेज हो गई। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में कॉल सेंटर स्थापित करके विश्व में फैले ग्राहकों की जानकारी प्रदान करती हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। परिवहन प्रौद्योगिकी में तेज उन्नति। परिवहन प्रौद्योगिकी में उन्नति से लंबी दूरियों तक वस्तुओं को कम लागत पर शीघ्र पहुंचाया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप तीव्र वैश्वीकरण संभव हो पाया है। तो पहला तो इंटरनेट क्रांति और दूसरा परिवहन के साधनों में गति आना, जिससे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। खंड दहन निबंधात्मक प्रश्न संख्या 21 से 22 के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 250 शब्द और प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। तो इन प्रश्नों में आपको 2-2 प्रश्न मिलेंगे, उनमें से एक को हल करना है। तो 21वें प्रश्न में पहला प्रश्न है, विभिन्न राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बंटे हुए हैं? तो इसका आपको उत्तर लिखना है, या फिर इसके अथवा में आप लिख सकते हो, शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में भी फैल गया है। शहरों से चलकर देहात यानी ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार ये जो असहयोग आंदोलन है वो भारत में फैला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। तो जैसे ही ग्रामीण इलाकों में फैलता है तो ये किसानों और आदिवासियों का संघर्ष भी बन जाता है। तो बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। तो बाबा रामचंद्र हैं वो जमींदारों और तालुकदारों की जो भारी भरकम लगान लगाना और तरह तरह के कर वसूलना, उनका इन्होंने विरोध किया है। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों को नाई धोबी बंद का फैसला लिया। तो यहाँ पर ये आंदोलन में मांग करते हैं कि लगान कम की जाए किसानों की, और बेगार प्रथा है वो ख़त्म की जाए, और दमनकारी जो जमींदार थे उनको नाई धोबी की जो सेवाएं होती थी वो बंद कर दी गई। जून 2020 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत किया और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गाँवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएँ बन गई। तो यह तीव्र गति से ग्रामीण इलाकों में आंदोलन फैलता है। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यवसायियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे, यानी महात्मा गांधी जी को का नाम लेकर ये जो जितनी भी कार्रवाइयाँ कर रहे थे वो सही ठहराने के दावे कर रहे थे। 22वां प्रश्न, संघवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। तो सबसे पहले हम जानते हैं संघवाद। इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हम संघवाद को समझते हैं। शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम स्वरूप है। सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप को आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इसमें केंद्र सरकार और अन्य जो सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें या संघ सरकारें, उनमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करवाया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। तो संघवाद में एक तो केंद्रीय सत्ता होती है, उसके बाद विभिन्न अनुषंगिक इकाइयाँ यानी राज्य या संघ शासित प्रदेश, उनमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है और ये सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं।
संघवाद की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहली विशेषता हो जाएगी, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। तो सरकार का जो स्तर है वो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। दूसरा है, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह में प्रशासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरी विशेषता, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान है वो इन सरकारों के जो स्तर हैं उनके अधिकारों और अस्तित्व की गारंटी देता है। चौथा है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकते हैं। यानी जो संविधान में मौलिक प्रावधान कर रखे हैं उनको बदलने में दोनों सरकारों का योगदान होगा। एक सरकार अपने स्तर पर इनको बदल नहीं सकेगी। पांचवी विशेषता है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय की भूमिका है। अगर विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का अगर कोई विवाद होता है तो वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय वो निर्णय का कार्य करता है। छठी विशेषता है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। यानी जो सरकारें चलाने के लिए उनके पास वित्तीय संसाधन है, उनका स्तर है वो भी सरकारों के अनुसार अलग अलग होगा और उनके राजस्व की व्यवस्था अलग अलग स्रोतों से होगी। सातवीं विशेषता, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तो ये संघवाद की विशेषताएं हो गई हैं। संघीय शासन व्यवस्था के अलावा इसमें एक अथवा में एक प्रश्न और दे रखा है, स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, इसके गठन की प्रक्रिया बताइए। अगर आप इस संघवाद वाले प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते और आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से आ रहा हो तो इसका भी आप उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो भारत के रेखा मानचित्र में आपको ये चारों शहरों को अंकित करना है। तो पहला है वडोदरा, दूसरा है रावतबाटा, तीसरा है तूतीकोरिन और चौथा है गांधीनगर। तो वडोदरा और गांधीनगर, वडोदरा और गांधीनगर, वडोदरा तो आपके यहाँ पर है, गांधीनगर यहाँ पे है, इनको आपको दर्शाना है। इसके अलावा रावतबाटा ये राजस्थान में स्थित है और तूतीकोरन यहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु का भाग है। अथवा में भी एक प्रश्न और है जिसमें आपको ब्यावर, अमरकंटक, सुंदरगढ़ और तुमकुरू को प्रदर्शित करना है भारत के रेखा मानचित्र में। तो अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो इसको भी आप हल कर सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र हल किया है। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।